हेलो स्टूडेंट्स, सत्र 2021-22 में भी आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन हो रहा है और मैं नीतू जेवरिया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग बाबू शोभाराम रांची कला महाविद्यालय अलवर से हूँ। आज की क्लास में हम अकबर महान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक मुग़ल सम्राट था। और आज की क्लास में विशेष रूप से हम अकबर महान की जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी प्रारंभिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही उसने अपनी उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया, इसके बारे में बात करेंगे। अकबर के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया तो हुमायूं द्वारा सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ पर शरण ली गई और यहीं पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम की कोख से हुआ था। तो हुमायूं वहाँ से ईरान की तरफ चला गया और जो बालक अकबर था उसे अपने भाई अस्करी के पास छोड़ गया। सुल्तान बेगम द्वारा ही उसका पालन पोषण किया गया और हुमायूं के समक्ष बहुत ही कठिन और विषम परिस्थितियां थी और यही वजह थी कि जो अकबर की प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। 1551 ईस्वी में अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था और उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना रुकैया से कर दिया गया था। हुमायूं ने अकबर को बहुत सारे युद्धों में अपने साथ रखा और इसके अलावा हुमायूं के जो भारत विजय के अभियान थे उनमें भी अकबर ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और यही वजह थी कि अकबर को युद्धों का पर्याप्त अनुभव मिल गया था। सरहिंद पर जब विजय हासिल कर ली गई तो हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया और दिल्ली विजय के उपरांत अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाकर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया। तो जिस समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था तो उसी समय उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला और बैराम खान द्वारा 14 फरवरी को कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। अकबर ने बैराम खां को मुग़लों के प्रति की गई सेवाओं के कारण ही खाने खाना की उपाधि दी और उसकी नियुक्ति वकील सल्तनत यानी प्रधानमंत्री के पद पर कर दी गई। अब हम बात करते हैं अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों की। तो अकबर जब बादशाह बना तो उसके बाद अकबर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका जो राज्य था वो दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था और ये जो दोनों प्रदेश थे वो भी पूरी तरह से उसके अधिकार में नहीं थे। सिकंदर सूर का अभी पूरी तरह से दमन नहीं हुआ था और अफ़गान शासक आदिल शाह और उसके महत्वाकांक्षी हिंदू वज़ीर हेमू द्वारा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया गया था। उड़ीसा, बंगाल, गोंडवाना, गुजरात और मालवा जो थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। राजपूताना के जो राजपूत नरेश थे वो भी स्वयं को दिल्ली से स्वतंत्र माना करते थे। काबुल और गजनी पर मिर्ज़ा हकीम ने अधिकार कर लिया था। सुलेमान मिर्ज़ा द्वारा स्वयं को बदख्शां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार अकबर के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी और उसने अपनी इन प्रारंभिक कठिनाइयों का आसानी से समाधान भी कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अक्टूबर 1556 ईस्वी में हुमायूं द्वारा दिल्ली के मुग़ल प्रशासक तारती बेग को परास्त कर दिया गया था और इसके बाद हेमू ने दिल्ली, गंगा जमुना का प्रदेश, दोआब और बयाना पर अपना अधिकार कर लिया और साथ ही उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक भी किया और स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित कर उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। लेकिन हेमू द्वारा दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले ही बैराम खां ने बहुत ही तत्परता से काम लिया और सेना सहित उसने दिल्ली की ओर कूच किया।
हुमायूं के पास जो सेना थी वो लगभग 1 लाख सेना थी, लेकिन अकबर के पास केवल 20,000 सैनिक ही थे। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगलों व हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, और ये जो युद्ध था वो इतिहास में पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है या विख्यात है। दोनों सेनाओं में एक भीषण और ज़बरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन जब हेमू विजय प्राप्त करने ही वाला था, उसकी एक आंख में तीर लग गया और वो बेहोश हो गया, और उसकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। हेमू को बंदी बना लिया गया और बैराम खां द्वारा उसका फिर वध कर दिया गया। अकबर ने बैराम खां के सहयोग से सिकंदर सूर का दमन किया, जो कि पंजाब का शासक था। पहले उसके दमन करने के लिए बैराम खां ने अक्टूबर 1556 ईस्वी में एक सेना भेजी, लेकिन उस सेना को सिकंदर द्वारा परास्त कर दिया गया था। फिर अकबर खां ने एक बार फिर से एक शक्तिशाली सेना पीर मोहम्मद खां शेरवानी के नेतृत्व में उसे पराजित करने के लिए भेजी। पीर मोहम्मद द्वारा सिकंदर को चारों ओर से घेर लिया गया, और इसी वजह से उसने संधि करने का भी प्रयास किया और अपने पुत्र अब्दुल रहमान को इसी उद्देश्य से अकबर के पास भेजा। अकबर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अकबर के समय काबुल भी मुक्त हो गया। काबुल को सुलेमान मिर्ज़ा द्वारा घेरा हुआ था, और काबुल की समस्या एक अकबर के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। लेकिन कई महीनों के घेरे के पश्चात भी मिर्ज़ा काबुल पर अपना अधिकार नहीं कर पाया, और इससे अकबर को पर्याप्त समय मिल गया और उसने अपनी सेना काबुल की रक्षा करने के लिए भेजी। दूसरी तरफ उज़्बेक जो थे वो भी काबुल की ओर आ रहे थे, तो यही वजह थी कि मिर्ज़ा ने काबुल का घेरा उठा लिया और इस तरह से काबुल मुक्त हो गया। चुनार का जो अफ़गान शासक था आदिल सूर, वो भी दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था, और यही वजह थी कि वो अकबर के लिए एक खतरा बना हुआ था। लेकिन 1557 ईस्वी में बंगाल के शासक जलालुद्दीन द्वारा आदिल सूर पर आक्रमण कर दिया गया और उसे पराजित कर दिया गया। इस युद्ध में आदिल सूर मारा गया, और इस तरह से आदिल सूर की ओर से भी अकबर को अब कोई खतरा नहीं रहा। अब हम बात करते हैं बैराम खां के पतन की। तो 1556 से 1560 ईस्वी तक जो मुग़ल प्रशासन था उसकी वास्तविक बागडोर बैराम खां के हाथों में थी, और यही वजह है कि इस काल को मुग़ल इतिहास में बैराम खां का संरक्षण काल कहा जाता है। बैराम खां जो था वो बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति था, और उसकी सहायता के फलस्वरूप ही अकबर द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान किया गया, और बैराम खां के प्रयत्नों से ही कश्मीर से अजमेर और काबुल से जौनपुर तक के विशाल भारतीय क्षेत्र पर अकबर अपना आधिपत्य कर पाया। वो अकबर का विश्वास पात्र था और बहुत ही निकट था, लेकिन कालांतर में ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से बैराम खां की जो स्थिति थी वो ख़राब होती चली गई। बैराम खां के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण उसके व्यवहार में जो था वो एक घमंड आ गया था, और वो स्वयं को राज्य का वास्तविक शासक समझने लगा था। अकबर अब धीरे धीरे अनुभवी होता जा रहा था और व्यस्त होता जा रहा था, और यही वजह है कि अनेक बार अकबर और बैराम खां के विचारों में परस्पर विरोधाभास होता था। बैराम खां चूँकि शिया संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता था, तो सुन्नी सरदारों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वे उसकी अधीनता में कार्य करें, और बैराम खां एक तानाशाही प्रवृत्ति का था, और वो साथ ही ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव का भी था, और वो ये नहीं चाहता था कि उसके अलावा दूसरा कोई मुग़ल सरदार अकबर के पास भी आए या नज़दीक आए। बैराम खां और अकबर के बीच जो संबंध खराब हुए, उन संबंधों के खराब होने का सबसे जो मुख्य कारण था वो महामनगा थी, जो कि अकबर की मुख्य धाय थी, और वो खुद सत्ता में अपनी भागीदारी चाहती थी। तो उसने हमेशा बैराम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काने का काम किया, और इस तरह से ये बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से बैराम खां के विरुद्ध निरंतर विरोध की भावना बढ़ रही थी, और अकबर को बैराम खां पर संदेह हो गया था।
और इसीलिए उसने उसे मक्का जाने के लिए कहा। बैराम खां ने मक्का की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में ही पाटन, जो कि गुजरात में था, वहाँ पर मुबारक खां लोहानी नामक अफ़गान ने उसकी हत्या कर दी थी। अब हम बात करते हैं पर्दा शासन की। तो प्रारंभ में अकबर हरम दल के प्रभाव में था, और ये जो हरम दल था, उस दल के जो मुख्य सदस्य थे वो थे उसकी धाई महामनगा, अधम खां, मुनिम खां, शिहाबुद्दीन अहमद खां। तो 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में अपना काम किया, और यही वजह है कि इस काल में उसके शासन को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। इस प्रकार अकबर को अनेक प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका समाधान भी